हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको मेरठ व इसके आसपास के जितने भी हिस्टोरिकल एंड टूरिस्ट प्लेसेस हैं सभी दिखाएंगे। सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं इसको नंगली धाम के नाम से जाना जाता है। इसको साधुओं की नगरी भी बोलते हैं। यह स्थान मेरठ सिटी रेलवे स्टेशन से 28 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। यह स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज की समाधि है और यहाँ पर बहुत दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। अगर आप मेरठ रहते हैं तो आपको यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए। यहाँ का सिस्टम देखकर आप बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से इस पूरे के पूरे स्थान को मेंटेन करके रखा गया है। साथ ही यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा शांति भी मिलती है। सामने आप स्वामी स्वरूपानंद जी की तस्वीर देख सकते हैं और इसी के नीचे स्वामी स्वरूपानंद जी की समाधि है। ये है महाभारत का लक्षागृह। आप लक्षागृह के अवशेषों को देख सकते हैं। ये लक्षागृह एक बहुत ही विशाल टीले पर स्थित है जो कि लगभग 100 फीट ऊंचा है। यहाँ पर लक्षागृह के अब कुछ अवशेष ही रह गए हैं और ये लक्षागृह मेरठ के समीप बरनावा में पड़ता है। अगर आप मेरठ आ रहे हैं तो आपको लक्षागृह में ज़रूर आना चाहिए। यहाँ आकर आप समझ पाएंगे कि किस तरह पांडवों को यहाँ पर जलाकर मारने की कोशिश की गई थी। लक्षागृह के अवशेष के रूप में हमें ये गुंबद दिखता है और साथ ही एक छोटी सी मकान नुमा आकृति दिखती है। बाकी सब कुछ जलकर ध्वस्त हो गया था। अब हम आ गए हैं लक्षागृह की गुफाओं में। ये वही गुफाएं हैं जिनके माध्यम से पांडव लक्षागृह महल से बाहर निकलने में कामयाब हुए थे और उन्होंने अपनी जान को बचा लिया था। अब ये जो सुरंग है वो छोटी ही रह गई हैं। ये जो आपने पहले सुरंग देखी थी ये केवल 3 से 4 मीटर की गहराई तक रह गई है और जो सामने आपको सुरंग दिख रही है ये 10 से 12 मीटर की गहराई तक रह गई है। यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का बोर्ड भी लगा हुआ है और इन्होंने इसको संरक्षित करके रखा हुआ है। तो अगर आप मेरठ आते हैं तो आपको यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए। ये आप देख सकते हैं, ये है सरदना चर्च। इसको बेगम समरू ने 1820 में बनवाया था और ये मेरठ का सबसे ज़्यादा फेमस चर्च है और जो भी व्यक्ति मेरठ में आता है वो सरदना चर्च ज़रूर आता है। सरदना चर्च बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और अंदर और बाहर से इसको बहुत ही शानदार तरीके से बनाया गया है। साथ ही साथ इसके अंदर आपको एक माता मेरी की तस्वीर भी देखने को मिल जाती है और उस तस्वीर की मान्यता है अगर वहाँ पर आप कुछ भी विश करते हैं आपकी विश पूरी होते हैं। यही है वो माता मेरी की तस्वीर और सरदना चर्च आप बाहर से देख सकते हैं, इस प्रकार दिखाई देता है। अब हम यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर स्थित आपको बेगम समरू के महल में लेकर चलेंगे जिसको अब स्कूल बना दिया गया। ये सामने बेगम समरू महल है। इसी महल में सरदना चर्च बनवाने वाली बेगम समरू रहा करती थी। अब इसको स्कूल में परिवर्तित कर दिया गया है। ये भी बहुत सुंदर महल है और काफ़ी विशाल क्षेत्र में ये महल फैला हुआ है। अब हम आ गए हैं पांडव टीले पर स्थित पांडव महल में जो कि हस्तिनापुर में पड़ता है। इस महल को लेकर मान्यता है कि किसी शाप के कारण पलट गया था और महल अंदर धंस गया था और ज़मीन ऊपर आ जाने की वजह से ये टीला बन गया था। आप देख सकते हैं ये जितने भी आपको अवशेष दिख रहे हैं ये सब पांडव महल के अवशेष हैं जो कि खुदाई में निकल रहे हैं और सामने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम खुदाई कर रही है। और यहाँ पर मैंने भी ज़मीन में धंसी हुई काफ़ी दीवारें देखी हैं जो खुदाई में निकली हैं। ये है द्रौपदी का कुआं जहाँ से द्रौपदी पांडवों के लिए जल वगैरह की व्यवस्था करती थी और इसको कहते हैं द्रौपदी की रसोई। अब हम आ गए हैं पांडेश्वर महादेव मंदिर। ये वही मंदिर है जिसमें युद्ध से पूर्व पांडव के सबसे बड़े पुत्र युधिष्ठिर ने शिवलिंग स्थापित कर महादेव से युद्ध में सफलता की प्रार्थना की थी। ये वही शिवलिंग है जिसको युधिष्ठिर ने अपने हाथों से स्थापित किया था और यह महाभारत कालीन पांडवों की प्रतिमा को भी आप देख सकते हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छी जगह है और यहाँ पर आपको ज़रूर आना चाहिए। साथ ही यहाँ पर यह पवित्र कुआं भी देख सकते हैं। इसकी शुद्धता और इसकी पवित्रता गंगा जल के समान मानी जाती है और लोग इसको अपने घर में जाके गंगा जल की तरह छिड़काव करते हैं। साथ ही यहाँ पर एक महाभारत कालीन गुफा भी है। अब हम आपको सीधा गुफा के अंदर लेके चलेंगे और गुफा को अंदर से दिखाएंगे कितनी गहरी ये गुफा है। सामने ये जो आप देख रहे हैं इसी को पांडव कालीन महाभारत कालीन गुफा माना जाता है और ये लगभग बंद हो चुकी है, लेकिन अगर आप लेट के देखते हैं तो आपको ये अंदर तक जाती हुई गुफा दिखाई
ये जो आप पेड़ देख रहे हैं, इस पेड़ को स्वयं भीम ने अपने हाथों से लगाया था और ये वृक्ष पांडेश्वर महादेव मंदिर के बिल्कुल सामने है। ये है श्री कर्ण मंदिर। यहीं पर कर्ण 1.25 मन सोना दान किया करते थे, साथ ही उन्होंने अपना कवच कुंडल इंद्र को दान दे दिया था। ये शिवलिंग कर्ण ने अपने हाथों से स्थापित किया था और सामने ये जो आप माता जी देख रहे हैं, इन्हीं माता की पूजा अर्चना के बाद कर्ण 1.25 मन सोना दान किया करते थे। ये श्री अष्टपद तीर्थ है। ये जैन धर्म का पवित्र स्थल है। ये भी हस्तिनापुर में स्थित है। इसकी ऊंचाई 151 फीट की है और ये जैनियों के लिए सबसे ज़्यादा पवित्र स्थान है। अब हम आ गए हैं श्री दिगंबर जैन मंदिर। ये भी हस्तिनापुर में स्थित है और ये 131 फीट ऊंचा मंदिर है। यहाँ पर आपको स्वामी जी की 11.25 फीट की प्रतिमा दिख जाएगी। यहाँ पर मेन मंदिर के साथ में 72 मंदिरों को स्थापित किया गया है, जो कि 3 अलग अलग श्रेणियों में रखे गए हैं। ये श्रेणियाँ प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर को प्रदर्शित करती हैं। ये आप देख सकते हैं, ये है 11.25 फीट की स्वामी जी की मूर्ति और यहाँ से आपको जम्बूद्वीप व पूरा का पूरा हस्तिनापुर दिखाई देता है, क्योंकि ये 131 फीट ऊंचा स्थान है। ये जो आप देख रहे हैं, सामने जम्बूद्वीप दिख रहा है और साथ ही हस्तिनापुर के भी आप देख सकते हैं। अब हम आपको सीधा यहाँ से जम्बूद्वीप लेकर चलेंगे। जम्बूद्वीप भी जैन धर्म से संबंधित एक स्थल है और यहाँ पे आपको जैन धर्म से जुड़े कई सारे मंदिर देखने को मिल जाएंगे। अगर आप हस्तिनापुर आते हैं तो आपको श्री अष्टपद, जम्बूद्वीप, पांडेश्वर महादेव मंदिर, पांडव महल, कर्ण मंदिर, ये सब आपको हस्तिनापुर में देखने को मिल जाएंगे। हस्तिनापुर मेरठ से मात्र 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं और ये स्थान वही स्थान है जो प्राचीन पांडवों की राजधानी हुआ करता था। अब हस्तिनापुर इस तरह विकसित हो गया है और ये हिंदू और जैनों के लिए मुख्य तीर्थस्थल बन चुका है। यहाँ पर आपको हिंदू मंदिर के साथ साथ बहुत बड़ी संख्या में जैन मंदिर भी देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आपको जैनियों की बहुत सारी धर्मशालाएं भी देखने को मिल जाएंगी। तो ये भी स्थान बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन स्थान है। अगर आप मेरठ आते हैं तो आपको हस्तिनापुर को ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए। यहाँ अगर आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में आपको पर्यटक तो दिख ही जाएंगे, साथ ही साथ आप हस्तिनापुर के दर्शन कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि महाभारत कालीन हस्तिनापुर आज कितना अच्छे से डेवलप हो गया है और यहाँ आने के बाद बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छा लगने वाला है। ये है सुमेरु पर्वत, जो कि 101 फीट ऊंचा है और यहाँ पर आपको कई सारे छोटे छोटे जैन मंदिर देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ इसके चारों ओर एक सरोवर भी बनाया गया है। ये भी बहुत ही ज़्यादा प्रमुख जैन तीर्थस्थल है। साथ ही साथ आप कमल मंदिर देख सकते हैं। ये भी बहुत ही ज़्यादा विशाल है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर ये बनाया गया है। यहाँ पर आप स्वामी जी को खड़ी हुई अवस्था में देख सकते हैं और ये जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं, ये सारी की सारी जम्बूद्वीप में स्थित हैं। अब हम आ गए हैं भोले की जाल। यहाँ पर गंगा नदी का ठंडा पानी आता है, इसलिए मेरठ के लोग बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर नहाने के लिए आते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको पानी से चलने वाली आटा पीसने की चक्की दिख जाएगी और यहाँ पर आपको पानी से बिजली बनती हुई भी दिख जाएगी। यहाँ पर आप इसके अंदर पानी से चलने वाली गेहूँ पीसने वाली चक्की को देख सकते हैं। ये जो सामने चक्की चल रही है, ये पानी से घूम रही है और गेहूं को पीसकर आप देख सकते हैं कितना अच्छे से आटा बना रही है। यहाँ पर आप स्वयं अपने गेहूं को लेकर आने हैं, स्वयं डालने हैं और स्वयं ही आटे को एकत्रित करना है और फिर बाहर तुलवा देना है और आपको 1 रुपये पर केजी के हिसाब से इसकी पिसाई देनी है। तो खुद सारा का सारा काम करना है। सामने ये जो आप घर देख रहे हैं, इसको बिजली घर कहते हैं। यहीं पर इस जगह पर पानी से बिजली बनती है। इसके अंदर टरबाइन लगी हुई हैं। वैसे तो यहाँ पे 6 टरबाइन हैं, जिसमें से अभी 4 पड़ी हैं, केवल 2 चल रही हैं और ये 2 टरबाइन ही मेरठ को काफ़ी मात्रा में बिजली देती हैं। अब हम यहाँ से सीधा शाहपीर का मकबरा चलेंगे। ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा आरक्षित स्थान है और इसका निर्माण रानी नूरजहाँ ने करवाया था, जो कि जहांगीर की पत्नी है। शाहपीर नूरजहाँ के शिक्षक व सलाहकार थे, इसलिए उन्होंने उनकी मृत्यु के बाद इस मकबरे का निर्माण कराया। कहते हैं शाहपीर की मृत्यु के 24 घंटे के अंदर अंदर इस मकबरे का निर्माण कराया गया था और इसकी खासियत यह है कि ये खुला मकबरा होने के बावजूद अगर यहाँ पर बारिश होती है तो वो मकबरे के ऊपर नहीं गिरती है। तो ये यहाँ की मान्यता है। बाकी
ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत स्थान है और इसको लाल बलुआ पत्थरों से बनाया गया। अगर आप मेरठ आते हैं तो आपको इस ऐतिहासिक स्थल पर ज़रूर आना चाहिए। अब हम यहाँ से आपको राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय लेकर आ गए हैं। ये सामने आप अमर जवान ज्योति देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक शहीद स्मारक को भी स्थापित किया गया है। सामने आप मंगल पांडे जी की प्रतिमा को देख सकते हैं। यहाँ पर डिटेल मेंशन है और सामने आप जो शहीद स्मारक देख रहे हैं, यहाँ पर टॉप पर आपको हमारा अशोक चिन्ह देखने को मिल जाएगा। और ये सामने आप राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय देख सकते हैं, जहाँ पर 1857 की क्रांति से जुड़े आपको वीडियो और फुटेज देखने को मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ है। अब हम आपको ले आए हैं बाली मियाँ जी की दरगाह पर। यह दरगाह नौचंदी मैदान में पड़ती है और अर्श मेले के समय यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं। ये 1000 साल पुरानी दरगाह है और इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था उनकी मृत्यु के काफ़ी समय बाद। ये स्थान भी काफ़ी फेमस है और इतिहास के पन्नों में ये स्थान दर्ज है और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचते हैं। अगर आप मेरठ आ रहे हैं, आपको बाली मियाँ की दरगाह पर ज़रूर आना चाहिए। अब हम आ गए हैं पुरा महादेव मंदिर, जिसको परशुरामेश्वर महादेव मंदिर भी कहते हैं। इस मंदिर की स्थापना स्वयं परशुराम जी ने की थी और इसी वजह से इसको परशुरामेश्वर मंदिर कहते हैं। यहाँ पर परशुराम ने अपनी माँ के प्राणों को वापस पाने के लिए शिव जी की आराधना की थी और फिर उन्होंने यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण करा दिया था। ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्राचीन मंदिर है और बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। मेरठ आने वाले लोग यहाँ पर ज़रूर आते हैं। अगर आप मेरठ में रहते हैं या मेरठ घूमने आ रहे हैं तो आपको पुरा महादेव मंदिर ज़रूर आना चाहिए। ये मंदिर हिंडन नदी के बिल्कुल बराबर में स्थित पुरा गांव में पड़ता है और यहाँ आने के बाद आपको बहुत ही ज़्यादा शांति मिलने वाली है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा प्राचीन मंदिर है। ये जो आप फुटेज देख रहे हैं, ये सावन के महीने की फुटेज है, जब कांवड़िए यहाँ पर बड़ी संख्या में जल चढ़ाने के लिए आते हैं। तो अगर आप मेरठ आ रहे हैं तो आपको पुरा महादेव मंदिर में अवश्य आना चाहिए। अब हम आपको सूरज कुंड के पार्क में घुमाएंगे। सूरज कुंड एशिया का बहुत ही ज़्यादा फेमस स्पोर्ट्स हब है और यहाँ का स्पोर्ट्स सामान इंटरनेशनली सभी जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये पार्क भी बहुत ही ज़्यादा फेमस है और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इस पूरे के पूरे पार्क को मेंटेन किया गया है। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। अब हम आ गए हैं कालीपलटन मंदिर, जिसको ओगरनाथ मंदिर नाम से भी जाना जाता है। ये मेरठ का बहुत ही ज़्यादा विशाल व फेमस मंदिर है और बड़ी संख्या में मेरठ के लोग यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। सोमवार के दिन यहाँ पर बहुत भीड़ होती है। आप सामने यहाँ का शिवलिंग देख सकते हैं, साथ ही शिव और पार्वती की प्रतिमा को देख सकते हैं। ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सफ़ेद मार्बल से बनाया गया है। साथ ही साथ आप नंदी को देख सकते हैं, जो कि शिवलिंग के सामने बैठे हुए हैं और ये यहाँ का शहीद स्मारक है। ये मंदिर बहुत सुंदर तरीके से बनाया गया है और अब हम आपको श्री कृष्ण मंदिर लेकर चलेंगे, जो कि कालीपलटन मंदिर के अंदर ही स्थित है। इस मंदिर को बहुत ही ज़्यादा सुंदर और भव्यता के साथ निर्माण किया गया है और बड़ी संख्या में मेरठ आने वाले पर्यटक यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। अगर आप मेरठ आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर भी अवश्य आना चाहिए। अब हम आ गए हैं मेरठ के गांधी बाग में, जो मेरठ माल रोड पर पड़ता है। ये भी बहुत ही ज़्यादा फेमस पार्क है और ये बहुत ही ज़्यादा पुराना है। बड़ी संख्या में मेरठ के लोग यहाँ पर मॉर्निंग और इवनिंग वॉक के लिए आते हैं। यहाँ पर आपको इंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको ओपन जिम देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर लोग सुबह सुबह एक्सरसाइज करने के लिए आते हैं और ये बहुत ही अच्छे से मेंटेन भी किया जाता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर योगा केंद्र और भ्रमण पथ, स्टेडियम, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर एक पानी की झील को भी बनाया गया है और साथ ही साथ इस झील के अंदर आपको बोट वगैरह देखने को मिल जाती है। साथ ही यहाँ पर एक डायनासोर पार्क भी डेवलप किया गया है। बच्चों के झूलने के लिए यहाँ पर आपको कई सारे झूले देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ इसमें आपको काफ़ी बड़ी संख्या में पेड़ पौधे भी देखने को मिल जाएंगे। इस पार्क को भी काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया गया है। अगर आप यहाँ पर शाम के समय आते हैं तो यहाँ पे आपको एंट्री चार्ज भी देना पड़ेगा।